अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई आसिद आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर है। गाइस, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो भी लोग इटली को परसू करना चाह रहे हैं फॉर द ईयर 2025 इनटेक, तो एक जो अक्सर प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका आगे जाके वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है, और प्रूफ ऑफ फंड्स पे आपके काफ़ी सारे वीज़ास आगे जाके रिजेक्ट होंगे। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि इफ़ यू आर विलिंग टू परसू योर केस फॉर इटली, ईदर बैचलर्स और मास्टर्स, तो उनके लिए सबसे बेहतर यही है कि वो प्रूफ ऑफ फंड्स पे काम करना शुरू कर दें। सबसे पहली चीज़, जो पाकिस्तान, देखो इटली इज़ अ वेरी गुड कंट्री। जो लोग मुतवस्सित घराने से जिनका ताल्लुक़ है या लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक़ है, अब मसला ये आता है कि यार इटली आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है। जब इटली आपको स्कॉलरशिप दे रहा है तो बहुत से लोग पाकिस्तान में इटली को परसू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के, खाने के, रहने के पैसे आप लोगों को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट जो यहाँ पे आएंगे, जिनका मतलब रहना, खाना पीना सारी चीज़ें फिक्स्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है ना। काम करने की ज़रूरत है, सिंपल, अगर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल रही है, घर की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, पैसे घर नहीं भेजने, तो आपके लिए वो पैसे बहुत, आप आराम से अपना गुजारा कर सकते हो। ये तो एक चीज़ हो गई। अब लेकिन यहाँ पे आने के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट तो रिक्वायर्ड है। मतलब एक तरीके का इट्स काइंड ऑफ, इट्स अ वियर्ड, इट इज़ समथिंग रियली वियर्ड कि आपको यहाँ आना भी है, एक जगह आपने दिखाना भी है कि यू कैन अफोर्ड योर स्टडीज़, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको स्कॉलरशिप के थ्रू पैसे भी मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप भी मिल रही है नीड बेस्ड। तो इट डजंट मेक साइंस कि यार ये ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। आप एक जगह जो है अपने फंड्स को जस्टिफाई करते हैं कि भाई आपके पास 1 साल के खर्चे के पैसे हैं, तो उसके लिए बैचलर्स वालों को कम से कम जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो 32 से 34 लाख रुपए की होती है, और जो मास्टर्स वाले होते हैं वो 26 से 28 लाख से ऊपर जितना भी फंड्स वो रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। पिछले साल जो वीज़ाज़ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए, और जो जिन स्टूडेंट्स के हुए हैं, मैंने सारे केसेस तो नहीं किए, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राब्ता किया था, उनके भी उन्हें इसी चैनल को फॉलो करते हुए उनके वीज़ाज़ लगे। शायद मुझे करे होंगे या इसके अलावा और भी डिफरेंट चैनल्स को करे होंगे, सारा क्रेडिट तो मेरा नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने इस चैनल को फॉलो किया, जो चीज़ें उनको बताई गई उन्होंने फॉलो की, उनका वीज़ाज़ लगे। और लेकिन अब चक्कर ये है कि मसला ये आता है, बहुत से लोग इस साल स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रोसेस, ठीक है। अभी वो एडमिशन फेज़, मतलब एडमिशन्स अभी खुलना शुरू हुए हैं, फर्स्ट कॉल में खुलेंगे, सेकंड कॉल में खुलेंगे, थर्ड कॉल में खुलेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये कि फ़र्स्ट कॉल में एडमिशन अपना सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। वो इस वजह से कर लो क्योंकि आगे जाके अगर अभी फ़र्स्ट कॉल के अंदर एडमिशन सिक्योर कर लोगे, तो जब हमारी पाकिस्तानी आवाम जब जागेगी कि ओ इटली का प्रोसेस करना है, एडमिशन अप्लाई करना है, वो सेकंड या थर्ड कॉल में जागेगी। लेकिन आपका फर्स्ट कॉल में अगर एडमिशन सिक्योर हुआ होगा, तो मई में, जून में जब भी अपॉइंटमेंट्स खुलते हैं, अप्रैल एंड में जब भी खुलते हैं, तो उस वक्त रश कम होगा, आपको अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए, एंड यू प्रोसीड योर केस विद द प्रोसेस, और आप अपना वीज़ा वगैरह फाइल कर दें। अब मसला ये आता है कि मैं, जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं इस साल के लिए, उनको सबसे पहले ये चीज़ पूछी जाती है, क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि बाय द टाइम हम जब एडमिशन सिक्योर करें स्टूडेंट का, और उसके बाद जब इनरोलमेंट के फेज़ में जाएं, तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि यार वो अभी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी है। यू गेटिंग माई पॉइंट। उसी लिए इनसे पहले पूछा जाता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्योंकि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो आपको मैंडेटरी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर वो प्रूफ ऑफ फंड होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब देखो, प्रूफ ऑफ फंड आपने किस तरह बनाना है, उस बारे में जो ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद है वो यही है कि पैसे आपके अकाउंट में होना डजंट जस्टिफाई कि वो पैसे आपके हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स आपका जो भी होता है वो आपका एफबीआई के टैक्स रिटर्न के थ्रू होता है। एक बात ये सीधी सीधी समझ लो, मतलब उसकी आप अगर पेपर वर्क पे कोई जस्टिफिकेशन दिखा रहे हो, कवर लेटर में कोई जस्टिफिकेशन दिखा रहे हो, कोई इसका वो नहीं है, ये इसकी कोई साइंस नहीं है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इटली ये बोलता है कि यार आपके पास ये पैसे हैं, अच्छा मुझे जस्ट टैक्स रिटर्न्स जो हैं आपके, उससे मुझे जस्टिफाई कर दो कि ये पैसे जो आपने 26 लाख रुपए, 30 लाख रुपए अकाउंट में रखे हुए, ये टैक्स रिटर्न में किधर आ रहे हैं, मुझे यहाँ से दिखा दो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, अब उन कुछ फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो आपके वालिद साहब हैं, ठीक है, या वालदा हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स कैन स्पॉन्सर यू,
आपका इस साल बहन या भाई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अब्बू अम्मी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब अब्बू अम्मी आपको स्पॉन्सर करें तो डेफिनेटली उनका या तो कोई कारोबार होगा या जॉब होगा, ठीक है। अगर आपकी वालदा जॉब कर रही हैं तो आपके या आपके वालिद साहब अगर जॉब करें तो जो उनकी सैलरी आ रही है, ठीक है, वो उनको टैक्स के गोशवारे जमा करवाना ज़रूरी है, वो टैक्स रिटर्न्स उनका बनवाना ज़रूरी है। और उसके टैक्स रिटर्न के अंदर या तो एसेट के अंदर या कैश के अंदर वो उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो जो 26 लाख 30 लाख की अमाउंट है वो शामिल होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं वहाँ पे नहीं लिखी हुई होगी तो आपका इटली का केस परसू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो इन दी एंड दे आर लाइकली 70 to 80% चांसेस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ चली हुई है कि भाई इन्वेस्टर वाली बैंक स्टेटमेंट, लाइक आप किसी इन्वेस्टर को बोलते हैं और कोई इन्वेस्टर आजकल मार्केट में काफ़ी घूमते हैं, उनके थ्रू आप बैंक स्टेटमेंट अपनी अरेंज करवाते हो, ठीक है। अब वो बैंक स्टेटमेंट वो आपके अकाउंट में पैसे रख देते हैं और वो चेकबुक एटीएम का एक्सेस ले लेते हैं और आप उनको महीने का कुछ परसेंटेज पे कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ये सूद के ज़िम्मे में आता है। आई बिन इस्लामिक बैंकर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग मैंने की है। तो एक ये भी है कि मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ सूद को लेके, मेरे कुछ रिजर्वेशन हैं, लेकिन ये इट्स टोटली योर कॉल, ये आपका डिसीजन है कि आपने इसको परसू करना है या नहीं करना। लेकिन इस चीज़ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हुए और आप मतलब अगर वीज़ा ऑफिसर के पास आपकी फ़ाइल गई और वीज़ा ऑफिसर की आंखों में पर्दे पड़ गए, उसने नहीं देखी ये चीज़, आपका हो सकता है वीज़ा लग जाए। लेकिन एज़ पर ग्राउंड रियलिटी मसला क्या आता है, मसला यही आता है कि वो उसकी जस्टिफिकेशन आप बना ही नहीं सकते। इसकी जस्टिफिकेशन भी किस तरह बनती है, इसकी जस्टिफिकेशन भी इसी तरह बनती है कि आपकी फिर बैक एंड पे कोई कंपनी रजिस्टर हुई हुई हो, ठीक है, वहाँ से उसके टैक्स रिटर्न्स जमा हुए हो। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने किसी इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि किसी इन्वेस्टर से आपने बैंक स्टेटमेंट के लिए पैसे लिए, उसने आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए डलवा दिए, एक एग्जांपल है, ठीक है। 50 लाख रुपए जब उसने डलवा दिए, वो 50 लाख रुपए जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि टैक्स रिटर्न्स में आने चाहिए, फिर आप भागे, आपने बोला कि यार मेरा ये ग्रोसरी स्टोर है, मेरा यह कारोबार है, मेरा प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल का काम है, तो उसका वो कारोबार रजिस्टर करने के लिए जब आप जाओगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका NTN, उसका कंपनी बैंक अकाउंट वो कहाँ है, ठीक है, वो फ्रेश खुलेगा, ठीक है, वो 2025 में खुलेगा। आज हम बात करें तो जनवरी की 7 या 8 तारीख है, 7 तारीख है गालिबन, तो 7 तारीख आज जनवरी की है, आज जाके वो कंपनी खुलेगी, उसका नया कंपनी बैंक अकाउंट होगा। तो वो वीज़ा ऑफिसर इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको हमने बहुत पक्का कर दिया है। वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ क्लियरली पता है कि आपने ये इसी पर्पज़ के लिए ये कंपनी भी खुलवाई है, आपने पैसे भी कहीं से इधर उधर से पकड़े हैं और टैक्स रिटर्न तो वैसे भी जमा हो जाते हैं, बैक ईयर पे भी हो जाते हैं, 2 साल पुराने भी टैक्स रिटर्न बन जाते हैं। बट अगेन यू विल बी पेइंग टैक्सेस ऑन दैट अमाउंट टू। आपने अगर टैक्स रिटर्न आपने 30-35 लाख रुपए का शो करे तो आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ जाएगा, सही है, उसकी पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ जाएगी। तो बेहतर यही है कि अगर किसी से पैसे बोरो कर रहे हो और सूद दे रहे हो उसके ऊपर, तो इन चक्रों में ना पड़ो, फिर बेहतर ये किसी और कंट्री को चूज़ कर लो। यूके, जब 50 लाख रुपए ले रहे हो किसी से, 70-80 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट लगा के यूके निकल जाओ, ठीक है, या किसी और कंट्री में। इटली इज़ वेरी स्पेसिफिक, इटली के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही आपके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें ये बताते हुए 3 साल हो गए कि बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है तो इटली का केस परसू नहीं करना। लेकिन स्टिल पीपल डू इट और पीपल डू गेट वीज़ास टू, अगर वो लकी हुए। लेकिन ये लक पे कब तक खेलोगे लक पे, मतलब अगर लक हुई तो हो जाएगा, नहीं, अपनी चीज़ें सीधी रखो, उसके बाद भी अगर वीज़ा नहीं लगता अपनी चीज़ें सीधी रखो ना। क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आए जिन्होंने बोला यार असद भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अरे भाई तुम्हें मैंने 4 महीने पहले 3 महीने पहले बताया था, स्टिल यू वेंट थ्रू द होल प्रोसेस, डिड द सेम प्रोसेस और उसके बाद भी गलतियाँ की और उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट ही हो रहा है ना, ठीक है। अगर आपकी लक अच्छी हुई तो आपका वीज़ा लग भी सकता है, ठीक है। तो बेहतर यही है जो बताया जाए या जो समझाया जाए, जो मेहनत आपके ऊपर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको की जाए, वो बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट के, जो जिस तरीके से आपका जो इटालियन कॉन्सुलेट है वो काम करती आ रही है, तो उसी की बेस पे आपको बताया जाता है कि अपने बैंक स्टेटमेंट का इशू, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 तारीख को पैसे रखवा रहे हो अपने अकाउंट में, तो कोशिश ये करो कि बड़ी जो ट्रांजैक्शन है 30 लाख रुपए की, लोग अजीब स्टूपिड वाली बातें करते हैं कि 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए करके भी पैसे डलवा दो तो उससे भी तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट ऐसे जस्टिफाई नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन होने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और वो प्रूफ होने चाहिए टैक्स रिटर्न से। अगर वो टैक्स रिटर्न से जस्टिफाई नहीं हो रहे, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप 1 लाख करके डलवाओ या 5 लाख करके डलवाओ या 3 लाख रुपए करके डलवाओ। पैसे डलवा के
छोड़ दो। अच्छा, अक्सर एक सवाल एक और आता है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छा मेरे जहन में एक पॉइंट आ गया कि यार रसूल भाई ये बैंक स्टेटमेंट रखनी कितनी की है, कितने महीने के लिए? तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपको कब हो सकता है इस साल की जो आपकी चेकलिस्ट आएगी वीज़ा के लिए, उसके अंदर 3 महीने लिखे हुए होंगे या 6 महीने लिखे होंगे, आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है। तो लेकिन क्या आपको 6 महीने के बाद वो पैसे निकाल लेने हैं जब आपने वीज़ा फाइल जमा करा दी? नहीं, वो मैं 6 महीने नहीं बोलता स्टेटमेंट के लिए, मैं कम से कम 9 महीने बोलता हूँ। क्योंकि जब आप वीज़ा फाइल जमा करवाओगे तो आपकी जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है कराची की, वो 60 दिन ले सकती है, ठीक है। तो 6 + 2 8 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल किसी से पैसे बोरो किए हुए, किसी से पैसे बोरो किए हुए, चचा से बोरो किए हुए, जस्टिफिकेशन भी हो गई, टैक्स रिटर्न भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। कभी कभार तो ये भी होता है ना कि यार हमारी जॉब है, अब्बू की जॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन पैसे नहीं है, मतलब जस्टिफिकेशन इज़ देयर दैट ही इज़ वर्किंग, उनके टैक्स रिटर्न भी है, लेकिन समहाउ कोई खर्चा हो गया था जिसकी वजह से पैसे निकल गए थे, अब वो वापस डलवा रहे हैं, तो उसके अंदर फिर जस्टिफिकेशन बनानी पड़ती है ना आपको। तो इसके अंदर भी आपने अगर किसी से पैसे बोरो भी कर रहे हो, चच्चा से, किसी से भी, कोई अच्छे लोग होंगे जिनसे आप ले लोगे, तो वो आपके जो पैसे आपने रखवाएं अपने अकाउंट पे, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उनसे बोलोगे भाई मैं 6-8 महीने से पहले नहीं निकाल सकता। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, इसके अंदर एक और पॉइंट ये भी है कि आपने, ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने के लिए पैसे पड़े हुए हैं, आप नहीं टच कर सकते उनको, आप निकाल भी सकते हो, जमा भी करवा सकते हो। क्योंकि अक्सर हमारे पास कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनका कारोबार होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे एक साथ छोड़ दें। ऑन एन एवरेज, गूगल पे जाओ, लिखो इट एवरेज बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। वरना अब आपका जहाँ पे भी अकाउंट खुला हुआ है उस ब्रांच पे जाके भी आप बोल सकते हो कि मुझे पिछले 3 महीने का एवरेज स्टेटमेंट दे दें, एवरेज अकाउंट स्टेटमेंट दे दें। तो उसके अंदर वो अमाउंट लिखी हुई आती है कि आपकी अकाउंट की एवरेज बन क्या रही है। एज फार एज इट इज़ ओवर 2.6 मिलियन, 26 लाख रुपये से ज़्यादा मास्टर्स के लिए और 32 लाख रुपये से ज़्यादा बैचलर्स के लिए अगर वो है, तो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। वो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एवरेज अगर मेंटेन हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं, जस्टिफिकेशंस हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, और किस तरह मेंटेन होना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों को बहुत ही स्मूथ लेके चलो, ठीक है। और इसकी टेंशन लो, ठीक है। अगर फंड्स नहीं है तो आगे प्रोसेस करना, सारी चीज़ें करना, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। एडमिशन अप्लाई एक यूनिवर्सिटी में नहीं करो, कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, 3 में करो, 5 में करो। जैसे एडमिशन आ जाए सिक्योर कर लो, और प्लीज़ इटली को लेकर नखरे नहीं करना। जहाँ से एडमिशन अच्छा आ जाए, समझ में आ जाए, परसू कर जाना, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारे नखरे भी हैं ना, हम पाकिस्तान से ना यार, हमारे नखरे भी होते हैं। ऑब्वियसली वी वांट टू हैव द बेस्ट, ठीक है। लेकिन वो बेस्ट का इंतज़ार करते करते बेसिक जो है ना वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें कर लोगे तो इंशाल्लाह देयर आर चांसेस के वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे, और रिजेक्शन के चांसेस को कम किया जा सकता है। गाइस, दैट वाज ऑल। अगर कुछ और समझ में ना आए तो मुझे बताते रहना, कमेंट कर देना यार, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उस पर इंशाल्लाह वीडियोज़ अब रेगुलर करते हैं। और इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी 1-to-1, तो डेफिनेटली इट्स अ पेड सेशन, आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपकी क्वेरी सुन सकता हूँ, जो पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे उनके जवाब दे सकते हैं। तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी नहीं चाहिए तो एक सेशन भी बुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने वीडियो देखी, इतना प्यार दिया, इतना टाइम निकाला, इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आपने इस वीडियो को देखा, तो प्लीज़ उन लोगों से शेयर कर दीजिएगा जो इटली का केस परसू कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ciao.